एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। हमने स्टार्ट किया था लास्ट वाले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 विच वाज केन्जियन थ्योरी। फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा वाइंड अप कर लिया था विद क्वेश्चन बैंक के डाउट्स। आई होप वो अभी आपको क्लियर होएगा। चैप्टर 2 में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स रीड करने के लिए दिए थे और मैं होप कर रही हूँ कि आपने वो रीड किए हों। उसमें कोई भी न्यू पॉइंट नहीं था, ऑलरेडी हम इसको फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको सिर्फ वर्किंग पढ़ने के लिए दिया था, टिल योर लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। अगर आप इस सिर्फ सर्कुलर फ्लो को भी देखोगे ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा। हमने ये बोला था कि फर्स्ट फ्लो विल बी ऑफ फैक्टर इनपुट, सेकेंड फ्लो विल बी ऑफ, मैम ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों लिखा है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों लिखा है, याद करो एक्सपेंडिचर वाले मेथड में हम पहला सबसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट वाला करते थे, तो ये वही है। ये कहाँ से आप एक्सपेंडिचर करोगे, क्यों करोगे ये एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने इनकम कमाई होगी, तो ये ना वो फैक्टर पेमेंट वाला है, फैक्टर पेमेंट वाला है ये, ठीक है। और आपके पास फैक्टर, ओके ओके ओके, ऊपर लिखा है फैक्टर पेमेंट, रुक जाओ इन्होंने उल्टा लिखा है इसको, ये रहा फैक्टर पेमेंट। और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा है, जो आप पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज करते थे, ये वो वाला है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और कौन से वाला, जो वो एक्सपेंडिचर मेथड का सबसे पहले वाला होता था, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। रेस्ट थिंग्स वर सेम। रियल फ्लो में क्या आता है, एक्सेप्ट मनी फ्लो, जिसमें पैसे का फ्लो नहीं है वो सभी इसमें जाएगा। इट मीन्स ये वाला और ये वाला, ये दो फ्लोज रियल फ्लो में जाएंगे और जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो मनी फ्लो में जाएगा, बात खत्म, ठीक है। देन ये जो दो सर्कुलर फ्लोज हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो सिंपल ये बोल रहा है, बट दिस इज ओनली पॉसिबल इन टू सेक्टर इकोनॉमी, बाकियों में आप ये चीज को ट्रेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ना ये बोल रहा है कि जैसे सपोज करो पहला ये आया कि फैक्टर इनपुट की सर्विसेज गई या फैक्टर सर्विसेज गई, तो इसके बदले में फैक्टर पेमेंट गई। कहते एक है ये रियल फ्लो और इसके ऑपोजिट है ये मनी फ्लो। कहते फॉर एवरी रियल फ्लो देयर विल बी अ मनी फ्लो, ये वो बोल रहा है, ठीक है। बट ये आप ट्रेस सिर्फ एक सिंपल इकोनॉमी में कर पाओगे कि किसी रियल इकोनॉमी के लिए मनी फ्लो कौन सा हुआ। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें तब ये वाली चीज देखनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ना मैं आपको ये 3 सेक्टर में करके दिखा पाऊंगी, ना मैं 4 सेक्टर में करके दिखा पाऊंगी, जो कि प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि फ्लोज ही इतने ज्यादा होते हैं वहां पे। और अगर आप यहाँ पे भी देखो, ये वाला रियल फ्लो है, ये वाला रियल फ्लो है एंड इसके ऑपोजिट ये वाला एक मनी फ्लो है। तो ये वही लिख रहा है कि ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक बार रियल फ्लो जाएगा, एक बार रियल फ्लो जाएगा और मनी फ्लो वापस आएगा, दे बोथ मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। फिर इंजेक्शन एंड लीकेजेस, इसमें हमने क्या पॉइंट किया था, इंजेक्शंस मींस पैसे का इंजेक्ट होना, इसकी एग्जांपल क्या थी, इन्वेस्टमेंट्स थी, ठीक है। लीकेजेस का मतलब पैसे का लीक होना, जिसकी की एग्जांपल सेविंग थी, बट बोथ वर नॉट पॉसिबल इन टू सेक्टर इकोनॉमी। व्हाई, क्योंकि सेविंग ही नहीं है, क्योंकि लोग बचा ही नहीं रहे। हम बोल रहे थे जितना मैंने कमाया उतना सारे का सारा खर्चा कर दिया, है ना, जितना कमाया सारे का सारा खर्चा कर दिया। सो इट मीन्स सेविंग हुई नहीं, सेविंग नहीं होगी तो आगे बैंक में पैसा नहीं जाएगा, फिर बैंक आगे इन्वेस्ट करने के लिए क्या देगा। सो इसमें नो लीकेजेस एंड इंजेक्शन, क्योंकि ये हमने एजम्पशन ली थी ऊपर, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। यहाँ तक ओके है, आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल पॉइंट्स थे। मेन मुद्दा ये है जो हमें स्टडी करना है आज, ये है जी इक्विलिब्रियम इन टू सेक्टर। मैंने आपको ना कुछ लास्ट लेक्चर में ये चीज बताई थी कि हमें ना इक्विलिब्रियम स्टडी करना होता है। आपको अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टडी करना है वो 2 सेक्टर में भी करना है, 3 में भी करना है, 4 में भी करना है। 2 सेक्टर सबसे डिटेल में है, क्यों, 2 सेक्टर इज अ बेस, 2 सेक्टर समझ में आ गया, 3 एंड 4 आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। तो 2 सेक्टर सबसे डिटेल में है यहाँ पे। अगेन लाइक नेशनल इनकम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। पहले 2 चैप्टर्स मतलब ब्लड है पूरे सिलेबस का, ऐसे मान के चल सकते हो। चलो, तो हम किस में कर रहे हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है मैम। देखो माइक्रो जब आप करते थे
इक्विलिब्रियम की जब वो कंडीशन होती थी, उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती थी D इज इक्वल टू S, वेयर D मीन्स डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ये मतलब होता था इसका। एंड आपको अगर याद होगा तब ना हम ये वाली डायग्राम्स बनाते होते थे, लास्ट चैप्टर होता था आपकी माइक्रो का, ये वाला मार्केट इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है मैम। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये माइक्रो का इसलिए था बिकॉज एट दैट टाइम यू वर ओनली टॉकिंग अबाउट वन कमोडिटी। आप सिर्फ एक कमोडिटी की ही बात करते थे। हम बार बार लेते थे कि यार यहाँ पे हर बार सिर्फ एक कमोडिटी है, एक कमोडिटी है, दैट्स व्हाई दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेम रहेगी, लेकिन थोड़ी चेंज होके क्या हो जाएगी, it will become like this, that AD is equal to AS. Now what is AD? It is aggregate demand. What is AS? It is aggregate supply. What do you mean by aggregate? What do you mean by aggregate? Aggregate means कि एग्रीगेट मीन्स सारी गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट वन। जो यहाँ पे पॉइंट था ना वन कमोडिटी वाला, वो यहाँ पे खत्म करना है। नॉट वन कमोडिटी, यहाँ पे आपको ऑल गुड्स एंड सर्विसेज लेने हैं पूरे इकोनॉमी के, नॉट वन। मतलब एग्रीगेट डिमांड का मतलब है डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। सप्लाई का मतलब है सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इट विल नॉट डील विद वन कमोडिटी। वन कमोडिटी वाला सीन हो चुका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यहाँ पे ऑल है। एक और पॉइंट जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो आप एडी और एएस देख रहे हो ना, ये आप नेक्स्ट ईयर का देख रहे हो। मतलब आप ना प्लान्ड डिमांड देख रहे हो। जैसे कि अगर मैं 2020 की बात करूं, 2020 एंड 2021 की बात करूं, तो आप ये सब 2020 में देख रहे हो 2021 के लिए। ये आप एक साल पहले इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहे हो। ये आप प्लान्ड देख रहे हो कि अगले साल प्लान्ड डिमांड कितनी हो सकती है लोगों की, दैट विल डिपेंड अपॉन द करंट सिचुएशन। फिर आप देख रहे हो कितनी प्लान्ड सप्लाई है। फिर हम देखेंगे क्या ये दोनों बराबर है या नहीं बराबर है। ये दोनों प्लान्ड क्यों है? दीज आर नॉट एक्चुअल, दीज आर एक्स एंटे। ये वर्ड यूज किया जाता है। एक होता है एक्स पोस्ट, एक होता है एक्स एंटे। एक्स एंटे वर्ड इज यूज्ड जब हम प्री प्लान्ड वाली चीजें देखते हैं, मतलब हुई नहीं है, एक्चुअल नहीं हुई। आप मुझे बता सकते हो कि इसको हम प्लान्ड क्यों देख रहे हैं, एक साल पहले क्यों देख रहे हैं? हालांकि बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, हो सकता है ये सारी की सारी जो हम इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हैं ये सारा गलत हो जाए कि अगले साल कुछ और ही हो जाए, ठीक है। लेकिन हमें एक बार तो पहले देखना पड़ता है ना। तो वाई वी आर नॉट वर्किंग ऑन द एक्चुअल फिगर? हम 2021 में ही क्यों नहीं निकालते इक्विलिब्रियम? ये सब प्लान्ड क्यों, ये सब एक्स एंटे क्यों है? एक्सपोस्ट का मतलब एक्चुअल होने के बाद इक्विलिब्रियम निकालना। क्यों निकाल रहे हो इसको प्लान्ड? बहुत अच्छा रीजन है इसके पीछे। आप सबने ना ये दो वर्ड्स पढ़े होंगे बहुत बार, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी व्हेन यू वर्क थ्रू आरबीआई and fiscal policy when you work through budget, when you try to control the economy through budget. Monetary policy when you try to control the economy through banking policy, through RBI, ठीक है। आप मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसीज लगाते हो, आप क्या करते हो? आप टैक्स रेट बढ़ा देते हो, आप सब्सिडी बढ़ा देते हो, आप टैक्स रेट कम कर देते हो, आप सब्सिडी कम कर देते हो, आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लगाते हो, आप CRR बढ़ाते हो, आप SLR बढ़ाते हो। ये सरकार ये सब कुछ करती है। यस, पॉलिसीज बाद में बना के क्या फायदा? तो मैं ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तुम्हें याद है ये वाला पॉइंट, सही है। मैंने कहा कि मैं 2020 में देख रही हूँ कि मेरी AD और AS बराबर है या नहीं है। मैं इसलिए देख रही हूँ ताकि अगर सिचुएशन ये इक्वल टू वाली नहीं आ रही है, इफ आई थिंक कि ये होने वाला है, इफ आई थिंक, मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि प्लानिंग तो गलत हो सकती हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के प्रेशर्स होते हैं जो इस पे काम होता है। लेकिन सपोज करो कि ये सिचुएशन आ गई, AD बिकम्स मोर देन AS अकॉर्डिंग टू मी इन 2020 फॉर 2021, अगर ये हो गया तो मैं इसको अभी पॉलिसीज को लगा दूंगी ना कंट्रोल करने के लिए। अब अगर आप बोलते हो मैम 2021 में ही कर लेना, अब एक साइड से ये पोजीशन शुरू हो गई है, ये होना शुरू हो गया, AD AS से ज्यादा होना शुरू हो गया, मैं कब पॉलिसी लगाऊंगी, कब वो इंप्लीमेंट होएगी, कब वो अपना असर दिखाएगी, तब तक तो साल बीत जाना है। मुझे अगर लग रहा है कि अगले साल AD कैन बी मोर देन AS, तो मैं उसको अभी से कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। क्यों? अगर ये हुआ तो इन्फ्लेशन आ सकती है। AD अगर ज्यादा हो AS से, डिमांड तुम ज्यादा कर रहे हो तो इन्फ्लेशन आ सकती है। मैं इसको कंट्रोल कैसे करूंगी? मैं मॉनेटरी पॉलिसी लगा दूंगी, मैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब बढ़ा दूंगी, टैक्स रेट बढ़ा दूंगी। अभी करूंगी तब जाके अगले साल असर दिखेगा, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि सरकार ने सोचा और लोगों ने साथ के साथ कर दिया और इकोनॉमी में असर भी दिख गया। और अगर इन केस दूसरी सिचुएशन है विच इज AD इज लेस देन AS, अगर ये सिचुएशन मेरे को आज दिख रही है कि हो सकता है 2021 में ये हो, AD इज लेस देन AS, अगर ऐसा हो तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं लोगों की डिमांड को पुश करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वरना तो स्टॉक पाइल्ड अप हो जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है फिर तो स्टॉक पाइल्ड अप हो जाएगा। स्टॉक पाइल्ड अप होएगा तो क्या होएगा? आप सबने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत तो इसके बारे में। स्टॉक पाइल्ड अप होएगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। वो कहेंगे यार मेरे को सामान बना के क्या करना है, मेरा तो पहले ही सामान नहीं बिका। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होएगी, इनकम लेवल कम होगा, इकोनॉमी डिप्रेशन में जाएगी। तो मेरे को इसको पुश करने की जरूरत है। क्या करूंगी? टैक्स रेट कम, सब्सिडी बढ़ाऊंगी, CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट कम करूंगी, ठीक है, ताकि लोगों के पास पैसा जाए, परचेजिंग पावर जाए। इट मीन्स ये सब प्लान्ड इसलिए है क्योंकि मेरे को जो भी पॉलिसीज बनानी है वो पहले बनानी है ना। अब आप CA के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको पता है नवंबर या दिसंबर में पेपर होने, आप तभी थोड़ी काम करना शुरू करोगे। यू हैव प्लान्ड इट प्रायर टू द एग्जाम्स, है ना। आप एक साल पहले से ही तैयारी कर रहे हो, ताकि थोड़ी थोड़ी तैयारी करेंगे, तब तक जब तक एग्जाम्स आएंगे तब तक हम इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये रीजन है व्हाई दीज बोथ कंसेप्ट्स आर एक्स एंटे, व्हाई दीज बोथ कंसेप्ट्स आर प्लान्ड, व्हाई। बात समझ में आई? यस और नो? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि ये एक्चुअल नहीं है, ये हम सब एक साल पहले देख रहे हैं, ठीक है मैम। अब जैसे कि D इज इक्वल टू S है तो जरूरी है पूरी इकोनॉमी में AD और AS बराबर हो जाए, सारी इकोनॉमी की डिमांड, सारी इकोनॉमी की सप्लाई बराबर हो जाए, क्योंकि ये वाली अगर दो सिचुएशंस आई तो डिसइक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है, ओके मैम। तो बेसिकली हमारी इक्वेशन है AD और AS। AD का जो कंपोनेंट है डिमांड, इट मींस एक्सपेंडिचर, खर्चा। डिमांड वाला टॉपिक किस पे जाएगा? खर्चे पे जाएगा। क्योंकि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मैम फिर माइक्रो इकोनॉमी में बाद में इक्विलिब्रियम क्यों चेक करते हैं? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी में एक कमोडिटी की बात है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैक्रो पूरी इकोनॉमी की बात है, पूरी इकोनॉमी में तुम्हें पॉलिसीज लगाते लगाते टाइम लगेगा। माइक्रो में तो सिर्फ प्राइस बढ़ानी है या प्राइस कम करनी है, माइक्रो में थोड़ी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की बात होती है। आपने कहीं पढ़ा था माइक्रो में मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का? मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मैक्रो लेवल की बातें हैं, इसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है, प्राइस बढ़ाने में और प्राइस कम करने में थोड़ी टाइम लगता है। बात खत्म। देन इन 2 सेक्टर इकोनॉमी यू हैव वन कंज्यूमर, अदर प्रोड्यूसर, यही 2 होते हैं, मतलब हाउस होल्ड होता है या प्रोड्यूसर होता है। इसके खर्चे को, कंज्यूमर के या हाउस होल्ड के खर्चे को हम C से डिनोट करते हैं। C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खाने पीने की चीजों पे एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर वाला जो खर्चा होगा वो हमेशा कहलाएगा I, इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा, इन्वेस्टमेंट विच इज डिनोटेड बाय I। इट मीन्स AD इन 2 सेक्टर विल बी C प्लस I। दोनों को जोड़ दोगे
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो टोटल खर्चा निकल आएगा कि लोग डिमांड किस किस चीजों के लिए करते हैं। एक तो लोग खाने पीने के लिए करते हैं, एक लोगों ने आगे प्रोडक्शन करनी है, रॉ मटेरियल की डिमांड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स जिसको हम बोलते हैं, फाइनल गुड कैपिटल गुड की डिमांड करेंगे। खर्चा है, वो खर्चा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो हमने ये देखना है कि इतने लोग ना डिमांड करेंगे, क्या इतना बनेगा, क्या इतनी सप्लाई होएगी, ठीक है। देन दिस विल बी इक्वल टू, नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सप्लाई का अगर हम बेसिकली मतलब देखें ना तो मतलब होता है आउटपुट, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन। बट ना बहुत मुश्किल है ये कैलकुलेट करना कि कितने गुड प्रोड्यूस हुए, है ना, ये बहुत मुश्किल है देखना, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वी हैव मेनी सेक्टर्स, अगर हम प्रोड्यूसर सेक्टर में जाएंगे तो वी हैव मेनी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को थोड़ा सही करने के लिए ना हम ना थोड़ा नेशनल इनकम का कंसेप्ट लगाते हैं। यस, वी वांट टू फाइंड आउट आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, बट इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन दिस। और हमें ये पता है 3 फेजेस के अकॉर्डिंग आउटपुट और इनकम बराबर होता है एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये किया हुआ है हमने 3 सेक्टर फ्लो में। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर तुम्हें सप्लाई देखनी है तो या तो तुम आउटपुट के नजरिए से देख लो, या तुम इनकम के नजरिए से देख लो, या तुम एक्सपेंडिचर के नजरिए से देख लो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम इसके थ्रू देखेंगे, मतलब हम अपने क्वेश्चंस में एएस को वाई से डिनोट करेंगे। वाई मतलब इनकम। कई बच्चे पूछते हैं मैम वाई से क्यों डिनोट किया इसको। आप इसको सर्कुलर फ्लो के 3 फेजेस को याद करो। प्रोडक्शन ढूंढनी है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम ना, जितनी इनकम जनरेट हुई होएगी इकोनॉमी में उतनी ही प्रोडक्शन हुई होएगी। तो हमें तो प्रोडक्शन पे पहुंचना है, जैसे मर्जी ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, जैसे मर्जी पकड़ लो, बात खत्म हो गई। इट मीन्स वी विल डिनोट अवर एएस बाय वाई। नाउ इनकम कौन सा सेक्टर कमाता है, इनकम ये वाला कंपोनेंट किस सेक्टर का होता है, इनकम कौन अपने घर लेके जाता है, मैम हाउस होल्ड लेके जाता है। क्यों मैम, प्रोड्यूसर भी तो कमाता है, लेकिन प्रोड्यूसर कमा के प्रॉफिट वाले हिस्से को कहां लेके जाएगा, हाउस होल्ड। हमने किया हुआ है फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट किस सेक्टर के पास अल्टीमेटली जाती है, इनकम हाउस होल्ड के पास जाती है। यस, हाउस होल्ड इस इनकम का क्या क्या कर सकता है, दिमाग लगा के बताओ। वैसे तो तुम्हें पता है, लेकिन उसका मैं कारण पूछूंगी तुमसे। पहले तो ये समझ में आया एएस को वाई से क्यों डिनोट किया, रीजन बीइंग आउटपुट ढूंढनी है, आउटपुट मैं इनकम के थ्रू ढूंढ रही हूँ, ठीक है मैम। इनकम किस सेक्टर के पास अल्टीमेटली जाती है, हाउस होल्ड के पास जाती है। हाउस होल्ड इस इनकम का क्या करता है ये बता दो मेरे को बस। सेविंग्स एंड कंजम्पशन करता है मैम, ओके चलो। और आंसर आया मेरे पास सेविंग्स एंड कंजम्पशन। मुझे ये बात बताओ, एक्सपेंस एंड सेव, चलो एक्सपेंस एंड सेव भी लगा सकते हो। एक्सपेंस का मतलब खाने पीने पे खर्चा। तुम लोग यहाँ पे सारे जने सेविंग्स एंड कंजम्पशन लिख रहे हो, एक तो तुम्हारा बिल्कुल सही है विच इज सी, मतलब कंजम्पशन के लिए मैंने सी लिख दिया कि जब हाउस होल्ड इनकम कमाएगा तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, सही हो। तुमने दूसरा कंपोनेंट सेविंग क्यों लिखा, तुमने दूसरा कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिखा, वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये बताओ मेरे को, ये इंपॉर्टेंट है। सी वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, सी वाला पॉइंट सबका सही है, बट आई एम आस्किंग, यू आर राइटिंग सेविंग्स, एवरीवन हैज रिटन सेविंग्स, ठीक है। आप मुझे ये बताओ वाई सेविंग्स, वाई नॉट इन्वेस्टमेंट, वो पैसे को इन्वेस्ट भी तो कर सकता है, ये बताओ। अरे मैम हम बात कर रहे हैं सेव करेगा तो ही इन्वेस्ट करेगा, नो, गलत 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 हो गया, 50% गलत है, 50% गलत है, ठीक है। हाउस होल्ड ने इनकम कमाई, हाउस होल्ड का काम सिर्फ सेविंग करना होगा, हाउस होल्ड का काम सेविंग करना है।
जब वो सेव करके बैंक में रखेगा पैसा, और वो बैंक जब आके पैसा देगा प्रोड्यूसर को, तब वो इन्वेस्टमेंट होती है। हाउस होल्ड का काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है, हाउस होल्ड का काम बैंक में पैसा रखना है। बैंक आगे प्रोड्यूसर को देगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर हाउस होल्ड इन्वेस्ट करने लग गया, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड? बात समझ में आई? बात समझ? बैंक सेविंग्स को इन्वेस्ट करेगा, बिल्कुल सही। सेविंग्स को तो फाइनेंशियल सेक्टर को देंगे एंड फाइनेंशियल सेक्टर आगे प्रोड्यूसर को देगा। वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही एंड प्रिसाइज आंसर। समझ में आई बात? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम इधर आपने ना C+I लिए, इधर C+S क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर का कंपोनेंट था। खर्चे दो लोग करते हैं, कमाता एक जन है। खर्चे दो लोग करते हैं, कमाता एक जन है। खर्चे दो लोग कौन करते हैं? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ये देखो, बात समझ में आई? कंज्यूमर का किया हुआ खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर का किया हुआ खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये कमाएगा कौन? इसके लिए, खर्चे के लिए कमाएगा कौन? हाउस होल्ड सेक्टर कमाएगा। हाउस होल्ड सेक्टर इस पैसे का क्या करेगा? हमने ये बात करनी थी। हाउस होल्ड सेक्टर इस पैसे का क्या करेगा भाई? या तो कंजम्पशन करेगा, विच इज वेरी करेक्ट और जो प्रैक्टिकल भी है। बाकी का पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट वाला जो काम है वो प्रोड्यूसर का है। बहुत सही है आंसर आपका। मैंने आपको बताया हुआ है ये वाला पॉइंट, जब मैंने आपको 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल सेक्टर करवाया था। ठीक है, ओके मैम। इसका मतलब हमारी इक्विलिब्रियम की 2 इक्वेशंस बन के आ गई। एक तो AD/AS के बराबर, या अगर मैं इसको खोल दूं, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं कि हम ये 2 सेक्टर में कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए 2-2 आ रहे हैं। ओके, अगर मैं बोलूं CC सेम है, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम है उसकी 2 इक्वेशंस आ गई। या तो AD/AS के बराबर कर लो, या इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर कर लो, या इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, इंजेक्शन और लीकेज बराबर कर लो, तब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। जितना तुमने लीक किया उतना तुमने दोबारा डाल दिया, तब भी इकोनॉमी आ जाएगी बराबर। ठीक है, क्लियर? सो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे दैट दिस अप्रोच विच इज नोन एज AD&AS अप्रोच। यहां तक क्लियर एवरीवन? एग्रीगेट, इसके नोट्स बनाई जाना मेरे साथ साथ, बाद में बहुत कंफ्यूजन रहेगी आपको वरना। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, AD/AS अप्रोच हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। जिसमें हम सबसे पहले जो कंपोनेंट स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज एग्रीगेट डिमांड। पहले हम इसको खोलेंगे। ओके, एग्रीगेट डिमांड को खोलेंगे इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 2 चीजें होती हैं, C+I। ये हमने पूरा ऊपर एक्सप्लेन करके देख लिया कि वाई C+I। 2 सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन है, प्रोड्यूसर है, तो दोनों का खर्चा कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, अभी क्या करना है? अभी C को इंडिविजुअली देखना है, I को इंडिविजुअली देखना है। ओके मैम, पहला कंजम्पशन वाला पॉइंट देखेंगे। कौन से वाला? कंजम्पशन। C वाले कंपोनेंट को पूरा पढ़ेंगे। ओके, ठीक है यार, सिंपल सी बात है, कंजम्पशन तुम कितनी कर रहे हो दैट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। वेरी वेल सेड। कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी। इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम कम होएगी कंजम्पशन कम होएगी, मतलब दिस इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है मैम, इट मीन्स जो हम यहाँ पे स्केड्यूल बनाएंगे, अब आपको स्केड्यूल्स बनाने, मैं आपके बुक वाले नहीं यूज कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इजी यूज करूंगी। एंड कंजम्पशन 0, 100, 200, 300, बच्चों ने ये +2 में भी किया होता है, तो इसको थोड़ा एब्जॉर्ब करना इजी रहता है। ठीक है, वेरी फर्स्ट पॉइंट ये है, मैंने बोला इन कंजम्पशन इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन अगर मेरी इनकम लेवल 100 है, सॉरी 0 है, अगर मैं कुछ नहीं कमा रही, टेक योर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी बच्चे की एग्जाम्पल ले लो, अगर वो इनकम उसकी 0 है तो क्या वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करेगा? क्या वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करेगा? करेगा।
जरूर करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक मिनिमम तो हमें खाना ही होता है ना, चाहे हमारी इनकम जीरो है ना। तो यहाँ पे सपोज करो 50 ले लेते हैं, इसका मतलब चाहे इनकम, वो फिक्स्ड कॉस्ट वाला याद है ना कि जीरो पे भी होती है, ये वही है कि चाहे इनकम, यस करेक्ट, इट इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, सही है। इफ इनकम इज जीरो, कंजम्पशन इज ऑलवेज एट सम वैल्यू। क्यों? कुछ कमा नहीं रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई खर्चा भी नहीं करेंगे। नाउ डोंट टेक कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ओनली मीन्स खाना। कई बच्चे ये सोचते हैं कि जीरो लेवल पे ना 50 रुपीज का खाया है। मैम बिकॉज यू आर टेकिंग सी, मैं बहुत बार बता चुकी हूं, कंजम्पशन डजंट मीन्स ओनली ईटिंग ईटिंग ईटिंग, कंजम्पशन मीन्स यूजिंग, कि तुम कोई तो चीज यूज कर रहे होगे ना, इट मे इंक्लूड क्लोथ्स, इट मे इंक्लूड फूड, इट मे इंक्लूड एनी एसेट लाइक योर टू व्हीलर्स, एक्टिवास, बाइक्स, तो ये सब इसमें आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है वो चीजें, ठीक है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनमस कंजम्पशन, जिसको हम सी बार से भी डिनोट करते हैं या ए से भी डिनोट करते हैं। वाई इट इज डिनोटेड बाय सी बार? कि ये कंजम्पशन रुकी हुई है, इतनी तो करनी ही पड़ेगी। ऑटोनमस कंजम्पशन, वेरी करेक्ट यू आर, सबने सही आंसर लिखा है मैम, ये ऑटोनमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस का मतलब ही क्या होता है? विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, इररिस्पेक्टिव है, मतलब 50 का तो तुम खर्चा करोगे ही करोगे, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनकम, इट इज इंडिपेंडेंट, ये बताना चाह रहा है वो, ठीक है, ओके। अब आगे आ जाओ, आप मेरे साथ साथ चलोगे, ठीक है। यहां पे इनकम बढ़ी 100 से, इनकम बढ़ी 100 से, इसको मैं इधर लिखती हूँ। कंजम्पशन भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पहले तो ये बताओ। चलो इसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, कंजम्पशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यस मैम, कंजम्पशन बढ़ेगी। इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो आप 50 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ये तो मिनिमम है। अब आप अपनी एग्जांपल लेके चलो, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, यू नीड टू बोरो इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, है ना, आपको अपने पेरेंट्स से लेना पड़ता है, तो आप मिनिमम चीजें करोगे। अरे वाह वाह, तुम्हें सब याद है युगम, वेरी गुड, मुझे प्राउड है अपने आप पे, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो 50 मिनिमम है, जब तुम ज्यादा कमाने लग जाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे खर्चे भी बढ़ जाएंगे, यस बढ़ेंगे, लेकिन यहां पे इनकम 100 से बढ़ी तो मेरी कंजम्पशन भी 100 से बढ़ेगी, मतलब मेरी कंजम्पशन 150 हो जाएगी। ये देखना है अभी हमें यहाँ पे दोबारा, ये पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल ठीक है कि इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, ठीक है। कंजम्पशन 100 से बढ़ी, ठीक है, सॉरी, इनकम 100 से बढ़ी तो क्या कंजम्पशन भी 100 से बढ़ेगी? नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों की डायरेक्शन जरूर सेम है, लेकिन दोनों का प्रोपोर्शन सेम नहीं है। इधर 100 से बढ़ेगी तो इधर कम बढ़ेगी, सपोज कर लेते हैं इधर 50 से ही बढ़ रही है, तो यहां पे इंक्रीज आया 50 का। आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया? मैंने दोनों तरफ इंक्रीज ही लेके आई हूं, इनकम भी बढ़ाई, कंजम्पशन भी बढ़ाई, लेकिन इनकम में इंक्रीज का रेट हमेशा ज्यादा होगा। अब ऐसा नहीं होता यार कि अगर मैं 100 से 200 कमा रही हूं तो मैं अपना खर्चा भी डबल कर दूंगी, मैं खर्चा बढ़ाऊंगी, मैं खर्चा बढ़ाऊंगी, बट ऑब्वियसली इनकम के बढ़ने से थोड़ा कम। एंड अकॉर्डिंग टू योर नोट्स जो आपको कवर करना है, हालांकि मैं बार बार बोलती होती हूँ ये वाला कंसेप्ट करवाते टाइम कि ये वाला प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉर योर सिलेबस आपको यही केस कवर करना है कि दिस रेट विल बी कांस्टेंट। विच रेट? इनकम हमेशा 100 से बढ़ेगी। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ की इनकम हमेशा 100 से बढ़ रही है ना, लेकिन हमें ये कवर करना है। और कंजम्पशन तुमने 50 से ली है तो हमेशा 50 से ही बढ़ेगी, बढ़नी जरूर है, लेकिन जो रेट रहेगा दैट विल बी 50। तो अगर आप ये रेड वाले दोनों को देखो
तो मैंने क्या किया, मैंने इंक्रीज जरूर किए दोनों पे, लेकिन इनकम में इंक्रीज ज्यादा था और कंजम्पशन में इंक्रीज कम था, बिकॉज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। आपकी इनकम डबल होगी तो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डबल नहीं करोगे, जो सीधी सी बात है। यहां तक क्लियर, यहां तक ओके और नॉट क्लियर, ठीक है मैम। अब इसका जो ना, इसका हम पहले कर्व बनाते हैं कंजम्पशन का। ये ऐसे बनेगा, यहां पे जाएगी इनकम एंड यहां पे जाएगा कंजम्पशन। ओके मैम। एंड आपको पता है कि यहां पे आपका जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है। तो टेल मी द स्टार्टिंग पॉइंट, टेल मी द स्टार्टिंग पॉइंट। ये मैं हम कर्व बना रहे हैं, हमने इसके अगले वाले कंसेप्ट देखने हैं दो। तो मुझे तुम ये बताओ कि जीरो लेवल पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन कुछ है, इट मीन्स हियर यहां से स्टार्ट होगा, इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट ए है या सी बार है, यस वाई एक्सिस है। क्यों, फिक्स कॉस्ट वाला कर्व याद कर दिया करो, वो भी हम ऊपर से ही शुरू करते थे बिकॉज जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ होता था, ठीक है। फिर इसका जो कर्व जाएगा, मैं हमेशा बोलती हूं कि इसकी दो चीजें होती हैं कर्व की देखने वाली, वन इज योर डायरेक्शन, अदर इज अ शेप। डायरेक्शन विल डिपेंड अपॉन रिलेशन, रिलेशन कैसा है सी एंड वाई में, कंजम्पशन एंड इनकम में रिलेशन कैसा है मैम, डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब तो समझते हो ना, अभी दोनों ही बढ़ रहे हैं, है ना। तो इट मीन्स ये अपवर्ड जाएगा। शेप विल डिपेंड अपॉन स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई लग जाएगा। क्यों, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है तो वो न्यूमिरेटर में, एंड एक्स एक्सिस पे इनकम है तो वो डिनोमिनेटर में। ये हमने स्लोप का फॉर्मूला पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसका मतलब अभी स्लोप कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले, तभी हमें पता चलेगा कि ये शेप कैसी जाएगी, लीनियर जाएगी या नॉन लीनियर जाएगी, ठीक है मैम। पहले हम इसकी स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, इट इज डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा सी वाई एक्सिस वाला वेरिएबल न्यूमिरेटर में रहता है एंड एक्स एक्सिस वाला वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है। एंड इफ यू कैलकुलेट इट विल कम आउट टू बी ऑलवेज 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100 या 50 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.50। करेक्ट और नॉट। इसका मतलब इस केस में जो आपकी स्लोप आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी सेम, दिख रहा है ना, ये रहा, ये रहा स्लोप मैंने कैलकुलेट की, इट इज कमिंग आउट टू बी सेम। स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और जब आपकी स्लोप सेम आती है इट मीन्स जो आपका कर्व जाएगा वो लीनियर जाएगा, मतलब सीधा सीधा जाएगा। मैम ये सीधा क्यों गया, हमने अजम्पशन ली है, मैंने बोला नॉर्मल लाइफ में नहीं जाता है ऐसा, लेकिन हमने अजम्पशन ली है कि यहाँ पे चेंज हमारा 50 रहेगा और यहाँ पे हमेशा 100, मतलब सेम रहेगा। सो इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। समझ में आया कंजम्पशन कर्व कैसे बना, आप अपने नोट्स में भी देख सकते हो, ठीक है। ये ऐसा जाएगा। तो इसमें हमारी दो बनी है चीजें, एक तो ये अपवर्ड गया, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन गया लीनियर, ठीक है मैम। इसका मतलब हमारी स्लोप कांस्टेंट थी, इसकी वजह से ये लीनियर गया। तो यहाँ पे इन्होंने ना हर बार ये क्या करते हैं, स्लोप को एक नाम दे देंगे। जितनी बार भी आप स्लोप कैलकुलेट करोगे, अब हर बार तो हम ये बोल नहीं सकते कि स्लोप 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 स्लोप, है ना, तो ना ये हर बार एक नाम दे देंगे ये स्लोप को। यहाँ पे कंजम्पशन कर्व की स्लोप का नाम MPC है, इट इज मार्जिनल, इट इज नॉट एवरेज। कई बच्चे APC लिख देते हैं, पता तो होता है कि दो कंसेप्ट है MPC एंड APC है। MPC है, वाई, क्योंकि हेयर द वर्ड यूज्ड इज मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब एडिशनल, अगला, चेंज, और आपने जो यहाँ पे फॉर्मूले में यूज किया ना वो भी चेंज को ही मेजर किया है।
मार्जिनल का कंसेप्ट हमेशा चेंज को मेजर करता है। अगर तुम फॉर्मूले में डेल्टा चेंज मतलब पहले 50 का खर्चा था फिर 100, तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ? 50 का खर्चा हुआ। इफ यू आर टेकिंग द चेंजेस मीन्स यू आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल। तो यहां पे एमपीसी है इसकी स्लोप का नाम। तो यहां पे एक हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया कि एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है मैम। फिर आता है एक छोटा सा कंसेप्ट और विच इज एपीसी, एवरेज। आप सबको पता है व्हाट इज एवरेज? पर कैपिटा इनकम की एग्जांपल लो, दैट इज एवरेज इनकम। क्या करते थे? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा ना दैट विल बी सी ओवर वाई। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ? मैं अभी तुम्हें ना अलग से लिख के दिखाती हूँ। एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, एपीसी का फॉर्मूला है सी ओवर वाई। व्हाट इज द डिफरेंस? मार्जिनल कहता है कि जो तुमने एडिशनल इनकम कमाई, कितनी एडिशनल इनकम कमाई थी? 100, ये चेंज था ना, एडिशन था। मार्जिनल कहता है जो तुमने एडिशनल चेंज इन इनकम आया, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि कितनी पहले थी कितनी बाद में, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट चेंज। दोबारा देखो, ये देखो, 0 के बाद 100 हुआ, 200 हुआ, ये 200 को नहीं ले रहा, ये 100 को ले रहा है। 100 क्या था? चेंज था, कि कितना चेंज हुआ इनकम में। इस चेंज हुई इनकम में से कितना खर्चा किया? टोटल खर्चा नहीं। जैसे मैं बोलूं कि मैं 100 रुपया कमा रही थी, ठीक है, और अब मैं 200 कमा रही हूं, नंबर लाइन बना के दिखाती हूं, ये 100 ये 200, चेंज आया 100 का। तो इस 100 में से मैंने कितना खर्चा किया? बढ़ी हुई इनकम में से मैंने कितना खर्चा किया? दैट विल बी डेल्टा सी। इट मीन्स ये देखो, पहले मैं 50 का खर्चा कर रही थी, अब मैं 100 का खर्चा कर रही हूं। इट मीन्स 50 ज्यादा खर्चा। ये 50 ज्यादा चेंज क्यों आया? क्योंकि यहां पे 100 इनकम बढ़ी थी। अगर ना बढ़ती तो 50 ही रहता, 0 0 0 0 होता तो 50 50 50 ही रहता। इनकम बढ़ गई तो कंजम्पशन बढ़ गई। ये 50 का खर्चा क्यों बढ़ा? क्योंकि इनकम बढ़ी। उस 100 में से मैंने 50 का खर्चा कर दिया। तो ये है एमपीसी का मतलब, 50 ओवर 100 का मतलब। ये जो आप ये लिखते हो ना 50 ओवर 100, इसका मतलब क्या है? 100 इनकम बढ़ी थी, उसमें से 50 का खर्चा किया। ठीक है। एपीसी का कंसेप्ट ना वैसे ये होता है टीसी ओवर टी वाई। लिखते नहीं है बिकॉज इट इज इंप्लाइड कि ये टोटल है, तो सी ओवर वाई लिखते थे। इसका मतलब क्या है कि जिस भी पॉइंट पे मेजर कर रहे हो तब तक की टोटल इनकम क्या है, तब तक की टोटल इनकम क्या है। जैसे हम इस पॉइंट पे लेते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट, ये क्योंकि ऊपर तो 0 ही है ना। इट विल नॉट टॉक अबाउट चेंज नाउ, इट विल टॉक अबाउट टोटल इनकम। तो मैं बोलूंगी टोटल इनकम आज तक मैंने कमाई है 100 रुपए, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये 100। और आज तक का टोटल खर्चा, आई नॉट टेक द चेंज, मैं 50 नहीं लूंगी अब, आई विल टेक फुल 100। इनकम भी 100 कमाई थी और अब तक खर्चा भी 100 ही कर दिया, इसका मतलब सेविंग कोई नहीं है। टोटल इनकम, टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम, है ना। तो यहां पे अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं तो यहां पे आता है 1। चलो अगला भी करते हैं। अगर अगले पॉइंट पे लूं, इट मींस ये वाली पॉइंट पे अगर हम बात करें, कितनी टोटल इनकम कमाई? टोटल इनकम अभी तक कमाई 200। अगेन आई एम नॉट टेकिंग द चेंज, है ना। और इस 200 में से टोटल खर्चा कितना किया? 150 का किया, 150 ओवर 200, सो इट विल कम आउट टू बी समवेयर 0.75 एंड यहां पे आएगा 0.66 कुछ, है ना। ये आएगा यहाँ पे, इसका डाटा है 300 एंड 200 का। क्लियर? बात समझ में आई? इसको अगर आप डाटा को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एपीसी फॉल हो रही है। एमपीसी वॉज कॉन्स्टेंट, एपीसी इज फॉलिंग, है ना। यही दो चीजें निकल के आई, देख लो, एमपीसी कॉन्स्टेंट एंड एपीसी फॉल्स।
ये कांस्टेंट क्यों थी? क्योंकि जो चेंज था डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई का, दैट वाज कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है सी ओवर वाई। अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़े से मैथ का हम इस पे नॉलेज लगाएं, तो कोई भी रेशो तब फॉल करती है जब डिनोमिनेटर बढ़ ही जा रहा है ना। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। यही हो रहा था ना, आप देख लो, इनकम भी बढ़ रही थी बट इनकम वाज इंक्रीजिंग एट द स्पीड ऑफ 100, कंजम्पशन वाज आल्सो इंक्रीजिंग बट द स्पीड वाज 50, है ना। इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन डिनोमिनेटर की स्पीड ज्यादा तेज है, न्यूमिनेटर की स्पीड उतनी तेज नहीं है। न्यूमिनेटर छोटा हो ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड स्लो है न्यूमिनेटर की। अब आप ये तो कर नहीं सकते हो कि इनकम 400 हुई तो यार खर्चा भी 400 का हमेशा होएगा। खर्चे की स्पीड कम होएगी। एवरेज का मतलब ही ये है कि तुम एवरेज खर्चा कितना कर रहे हो, एवरेज खर्चा कम हो ही जा रहा है। एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब तुम टोटल खर्चा इनकम में से कितना कर रहे हो, और अगर तुम देखो तो टोटल खर्चे की जो रेशियो है वो कम हो रही है, सो एपीसी विल गो ऑन फॉलिंग। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एपीसी एंड एमपीसी वाला है, इसी से अगले कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, चलो फिर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और है, विच इज लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कहते, कई बार ना आपको ये सी वाली फिगर्स दी नहीं होंगी, ठीक है, आपको कई बार खुद निकालना होगा इसको, तो उसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी है विच इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इसका मतलब समझते हैं जरा। सी का मतलब है कंजम्पशन, ए का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी का मतलब है स्लोप एंड वाई का मतलब है एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम। एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, ये मतलब है। इसका मतलब अगर तुम्हें किसी भी लेवल पे सी निकालनी है तो तुम्हें ये वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा, अगर तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। क्यों? क्या मतलब है? ए का मतलब या सी बार का मतलब है, क्योंकि इसके साथ अगर आप यहां पे देखो तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, नो वेरिएबल, लेकिन इसके साथ वेरिएबल है। ए अकेला है या सी बार अकेली है, इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। ये तो होगा ही होगा। अगर तुम ए के साथ भी इनकम लगा देते ना, ए वाई कर देते, तो इसका मतलब ये जो सी बार है ना, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इनकम, बट नो, जो 50 का हमने खर्चा लिया वो तो जीरो लेवल पे भी हो रहा है। इट मीन्स कुछ ऐसा लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है जो मिनिमम है एंड दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम विच यू आर अर्निंग। जैसे कि हमने बिल्कुल शुरू में किया, ये जीरो वाला, अब मतलब ये 50 का खर्चा वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम, ये तो आपको करना ही है। फिर इसके बाद इस 50 में ये जो आपने ऊपर 50 किया, कुछ ना कुछ ऐड होगा, माइनस नहीं होएगा, कुछ ना कुछ ऐड होगा। वाई मैम ऐड क्यों? क्योंकि ये 50 का खर्चा तो मिनिमम था, जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तब तुम ये खर्चा भी तो बढ़ाओगे। फिर 50 में कितना प्लस करोगे, दैट विल डिपेंडेंट ऑन सम रेशो ऑफ इनकम। 50 प्लस कुछ रेशो है तुम्हारी इनकम की, है ना, कुछ रेशो है तुम्हारी इनकम की। रेशो का नाम है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। इसका मतलब कितनी इनकम चेंज होगी उसमें से तुम कितना कंजम्पशन करोगे और तुम्हारी एक्चुअल इनकम क्या है। इट मींस इस रेशो से जो कि हमने ऊपर लिया था 50%, इस रेशो से तुम्हारी इनकम में या 50 में हमेशा एडिशन होगी। ये देखो 50 प्लस 0.50 क्या था, 0.50 क्या था, जितना भी तुम्हारा 50% है, 50% क्या है, एमपीसी, एमपीसी, ये बी क्या है, एमपीसी। इस रेशो से, इस स्लोप से तुम्हारी ऑटोनोमस कंजम्पशन में हमेशा एडिशन होगी।
ये प्लस के पहले जो होता है ना, इसके साथ कभी भी वेरिएबल नहीं आता, ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन प्लस के बाद या माइनस साइन के बाद कुछ भी होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। एंड विच इज योर स्लोप ऑलवेज। स्लोप क्या होता है? चेंज कितना आ रहा है, किसका? इनकम का। सो दिस इज योर सिंपल इक्वेशन। एक आधा करके देख लेते हैं। चलो 300 लेवल पे निकालते हैं, ठीक है, 300 लेवल पे निकालते हैं। ओके मैम, मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? 300 लेवल पे निकालते हैं। 50 वॉज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, 50 ओवर 100 300, यही होगा। 50 प्लस 150 200 निकल रही है। इसका मतलब अगर इनकम 300 है तो इनकम 200 होगी। ये देख लेते हैं। हाँ सही है भाई, 50 तो करनी है, उसके बाद 50% का चेंज आएगा इनकम का, बात खत्म। दिस इज योर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ये आप नॉन लीनियर में नहीं लगा सकते। देखो हमने ना यहाँ पे ये b को यूज किया है एंड b वॉज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, तभी आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो। अगर आपकी एमपीसी चेंज होगी तब नहीं आप इसको लगा सकते। क्लियर यहां तक? ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट सी, दिस वॉज ऑल अबाउट सी। एक और चीज फटाफट से बता देती हूँ, आई का भी बता देती हूँ, एक बार दिखा दूं तुम्हें कितना कवर किया, आपको भी समझ में आ जाएगा सारा। एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई है, आपको पता है, मैंने बता दिया। C कंज्यूमर गुड्स, इन्वेस्टमेंट I। लीनियर है, बहुत अच्छे से बताया। लीनियर क्यों? स्लोप है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अपवर्ड है। इट इज फ्लैटर देन द 45 डिग्री लाइन। इस लाइन को अभी आप स्किप करो, इसका मतलब नहीं आपको समझ में आएगा। ये आपको बाद में बताऊंगी जब हम 45 डिग्री लाइन करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करनी, बाद में करेंगे इस लाइन को। फिर एग्रीगेट डिमांड कहते हैं दो, इसकी 2 सेक्टर की कौन सी होती है? कंजम्पशन फंक्शन वगैरह वाली। कंजम्पशन फंक्शन शुरू किया, कहते हैं इट इज फंक्शन ऑफ इनकम, पता है हमें इट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, और ये लीनियर होता है। क्यों? हमने एमपीसी को कांस्टेंट माना है। देन ये दिया हुआ, इन्होंने डेरिवेशन नहीं बताई हुई कैसे आया है, ठीक है, इन्होंने सिंपल लिख दिया कि लीनियर कंजम्पशन फंक्शन जो केन्स ने दिया दैट इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जहां पे ए क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज या इफेक्ट ऑन कंजम्पशन ऑफ वेरिएबल अदर देन इनकम, जिसके ऊपर इनकम का असर नहीं है। व्हाट इज बी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड बी इज ऑलवेज लेस देन 1, बी इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब जितना आपका चेंज होगा बी इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। यहाँ पे ये करेक्शन भी आप कर सकते हो, आप सारे का सारा खा भी सकते हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो। यहाँ पे ये लेस देन 1 लेके जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है, मोर देन 1 नहीं हो सकता। तुम्हारी इनकम 100 से बड़ी, तुम ज्यादा कंजम्पशन 150 की कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन ये पॉसिबल जरूर है, जैसे अगर मैं लूं 0 के बाद 100, 50 के बाद यहाँ पे तुम 150 जरूर कर सकते हो। इसका मतलब इधर 100 से बड़ा, यहाँ पे भी 100 से बढ़िया, तो इट कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो। क्योंकि ये केस ऐसा लेते नहीं है तो इन्होंने लेस देन 1 लिखा है यहाँ पे। ओके, देन ये देखो, फिर उन्होंने एमपीसी को एक्सप्लेन किया। व्हाट इज एमपीसी? ये आपको रिलेशनशिप बताता है चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम का, सेम चीजें। एपीसी, एपीसी क्या होता है? सी ओवर वाई, टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम। और ये बताया है हमें एक कर्व जो मैंने आपको करवाया, आपने ये स्केड्यूल करना है, ये कर लो, मैंने करवाया वो कर लो, ठीक है। दिस वॉज कंजम्पशन फंक्शन। एक छोटा सा पॉइंट इन्वेस्टमेंट का भी है, तो सी प्लस आई हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बोला था एडी इन 2 सेक्टर सी प्लस आई होता है, सी हमने कंप्लीट कर लिया। आई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो आपको लेनी है ना वो ऑटोनोमस लेनी है। ऑटोनोमस का मैं आपको मतलब बताती हूँ क्या होता है। जैसे इनकम लेवल 0, 100, 200, 300, 400, योर इन्वेस्टमेंट विल रिमेन एट 50। मैम इन्वेस्टमेंट तो बढ़नी चाहिए इनकम के साथ, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, बट केन्स ने ये एजम्पशन ली थी, हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी कि यस इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है इनकम के हिसाब से, लेकिन मैं जो इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं, जिस हिसाब से मैं इक्विलिब्रियम निकाल रहा हूं, मैं उसमें उसको ऑटोनोमस मान के चलता हूं। अब यहाँ पे कर्व भी नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे इनकम आएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इट विल बी लाइक दिस,
ऑटोनमस, इसका मतलब इट विल नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ द फैक्टर, अदरवाइज प्रैक्टिकल लाइफ में करता है। तो बस इसमें यही बताने वाला था। कहते हैं इन सिंपल इकोनॉमी वेरिएबल आई इज एज्यूम टू बी डिटरमाइंड एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियसली मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल कोई बाहर का फैक्टर। कहता क्योंकि ना केन्स शॉर्ट रन की सारी स्टडी कर रहा है, जो उसका इक्विलिब्रियम हम स्टडी करते हैं ना, ये सारा शॉर्ट रन का है। And in short run it is not possible to increase the investment level, that's why he has assumed कि हमारी जो investment रहती है that is autonomous, ठीक है। therefore short run aggregate demand function को हम C plus I लिखते हैं, जिसमें कि AD डिपेंड C के ऊपर करता है। क्यों? अब AD इज इक्वल टू C plus I, कहते हैं AD डिपेंड करेगा C के ऊपर, क्यों? I तो कांस्टेंट है, I का तो असर ही नहीं जाएगा AD के ऊपर, बस बात खत्म। यहाँ पे आप ये वाला कर्व भी बना सकते हो। एएस का आज नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, इतना पढ़ के पक्का करके आओगे तो एएस और इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, कोई होमवर्क नहीं है आज, सिर्फ इसको ही पढ़िएगा, पक्का करिएगा। मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।